नमस्कार दोस्तों, संविधान की समझ एपिसोड 12 में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने एपिसोड 11 में अनुच्छेद 3 को कवर किया है। अनुच्छेद 3 को स्पष्ट किया है कि कैसे नए राज्यों का निर्माण आप कर सकते हैं पार्लियामेंट द्वारा, कैसे नए राज्यों का सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं, दो या दो से अधिक राज्य क्षेत्रों को आपस में जोड़कर या हटाकर आप नए राज्य का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ तक ये तो संविधान की बात थी, लेकिन रियल पॉलिटिक्स में क्या हुआ 1976 के बाद 2019 तक और 5 अगस्त 2019 तक क्या हुआ, ये रियल पॉलिटिक्स की बात है। ये जानना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ तक तो अनुच्छेद 3 क्या है ये बताकर आपको छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपको मल्टीपर्पज के लिए सीखना है। हम सिर्फ संविधान को आपको रटाना चटाना नहीं चाहते हैं। हम संविधान चाहते हैं कि आप इसको लिख पाएं। यूपीएससी में जब विश्लेषण करने के लिए सवाल आए तब भी आप लिख पाएं। आप जब जेपीएससी की बात सवाल में आए तब भी आप लिख पाएं कि कैसे राज्यों का पुनर्गठन 1947 के बाद होते आ रहा है। इस उद्देश्य से हमने यहाँ पर आपको छोड़ना मुनासिब नहीं समझा और अनुच्छेद 3 में ही अभी तक हैं। आप यदि याद कर पा रहे होंगे तो हम अभी तक पार्ट 1 संविधान का पार्ट 1 में अनुच्छेद 3 में ही घुसे हुए हैं और वहीं पर अभी हैं। और हमारा आज का टॉपिक है भारत में राज्य पुनर्गठन, यानी कैसे राज्य पुनर्गठन आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है। देखिए, 1947 को भारत आजाद हुआ और उस दौरान भारत के जो राज्य क्षेत्र थे वो मुख्यतः 2 श्रेणियों में बटे हुए थे। पहला तो ब्रिटिश भारतीय प्रांत स्टेट, यानी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत जो प्रांत राज्य थे, जैसे बंगाल, ओडिशा, मद्रास, बॉम्बे, ये सब ब्रिटिश भारत के प्रांतीय स्टेट थे। उसके साथ साथ देसी रियासत थे, बहुत सारे देसी रियासत थे। और ये सब इंदौर, उज्जैन हो, चाहे जयपुर हो, आप ये सब हैदराबाद हो, सारे देसी रियासत थे। तो जो भारतीय यूनियन में थे, जो ब्रिटिश भारतीय प्रांत के स्टेट थे, वो तो यूनियन में शामिल हो गए इजीली। उसके बाद 552 लगभग 552 देसी रियासत हुआ करते थे जिन्हें भारत के यूनियन में शामिल करना था। उसमें से लगभग 549 देसी रियासत भारत की यूनियन में शामिल हो गए अपनी सहमति से। लेकिन वहां 3 जो देसी रियासत है उन्होंने भारत में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया और 1947 का जो वो डेट जो ड्यू डेट था वहां वो शामिल नहीं हुए। उसमें से एक रह गया। 3 चैलेंजेस में हमने ये बताया भी था। ये एक रह गया हैदराबाद, दूसरा रह गया जूनागढ़, तीसरा रह गया आपका जम्मू कश्मीर। ये 3 देसी रियासत ने भारत के यूनियन में शामिल होने से इनकार कर दिया। बात ये बहुत गंभीर हो गई। भारत के प्रथम गृह मंत्री भी, प्रथम उप प्रधानमंत्री भी सरदार पटेल जी, वल्लभ भाई पटेल, उनकी सूझबूझ और उनकी कुशलता, नेतृत्व कुशलता का ही ये प्रमाण है कि इंडियन जो यूनिफिकेशन है उसमें बहुत बड़ा योगदान सरदार पटेल को जाता है। आप याद कीजिए, जब इटली में गैरिबाल्डी, ये सब इटली के यूनिफिकेशन, जर्मनी का यूनिफिकेशन में वहां के जो नेताओं ने जैसी भूमिका निभाई, लगभग वैसी ही भारत के यूनिफिकेशन में सरदार पटेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। और सरदार पटेल ही नहीं, पूरी टीम, उस समय जो अंतरिम सरकार थी, गवर्नमेंट थी, पंडित नेहरू भी थे उस टाइम, बाकी सारे मौलाना आजाद भी थे, बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, बहुत सारे थे। लेकिन गृह मंत्रालय, देसी रियासत मामले का जो मंत्री थे वो तो सरदार पटेल ही थे। तो सरदार पटेल का ही ये योगदान है कि बाकी सबको यूनाइट कर पाया। उसमें से हैदराबाद में हमने सिपाही सैनिक कार्रवाई की। उसमें उसे राजा के विरुद्ध में भड़काया तो नहीं बोलेंगे कि वो, देखिए, राजतंत्र रखना चाहता था हैदराबाद में और बाकी सारे लोकतंत्र हो गए थे। तो वहां की जनता जब लोकतंत्र का टेस्ट
लोकतंत्र का टेस्ट उसको बाहर से साइड से मिल रहा हो तो अपने राज्य में कभी भी राजतंत्र स्वीकार करेगा? नहीं करेगा। तो वो उसके विरुद्ध में खड़ा हो गई और हमने पुलिस एक्शन लगाया और वो जबरदस्त तरीका से वहां की जनता का दमन करना चाह रहे थे। हैदराबाद जो देसी रियासत के राजा थे, लेकिन दमन करने नहीं दिया गया और वहां से सिपाही वहां विद्रोह कराया गया, सैनिक कार्रवाई की गई और हैदराबाद को भारत में विलय किया गया। जूनागढ़ था, जूनागढ़ को भारत में जनमत संग्रह के माध्यम से विलय कराया गया। और जम्मू कश्मीर की एक लंबी कहानी है, कभी मौका मिला तो मैं उसी में आऊंगा। लेकिन आप इतना जानिए, वहां के राजा उस वक्त हरि सिंह हुआ करते थे, उसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में साइन कराया गया और भारत में विलय कराया गया। दरअसल उस टाइम पाकिस्तान के कबीलाई सेनाओं ने हमला कर दिया था जम्मू कश्मीर में और उसके लिए उसको सैनिक सहायता की दिल्ली से आवश्यकता थी राजा हरि सिंह को, और उन्होंने भारत से मदद मांगा। भारत ने उसके बदले में उसे भारत में विलय होने की शर्त मांगी, तो उन्होंने हाँ किया और इस तरह से जम्मू कश्मीर भी शामिल हुआ था उस वक्त। लेकिन बात इसके बाद से शुरू होती है। इसके बाद से देश के अलग अलग भागों से राज्य पुनर्गठन की मांग उठने लगी, खासकर दक्षिण राज्यों में। वहां के लोग भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करने की मांग करने लगे, लोग जाति के आधार पर राज्य के निर्माण की मांग करने लगे, क्षेत्र के आधार पर मांग करने लगे। और इसी दरमियान आप सुने होंगे 1956 में आंध्र प्रदेश का जो राज्य बना, उसके पीछे एक कहानी है। उस समय पोट्टी श्री रामल्लू हुआ करते थे, उन्होंने लगभग 49 दिनों तक की भूख हड़ताल कर दी थी और भूख हड़ताल के दौरान उन्हें अलग राज्य के निर्माण के लिए भूख हड़ताल की थी और उन्होंने उसके लिए अपनी जान भी गंवाई और अंततः भारत को और भाषा के आधार पर 1956 में एक आंध्र राज्य का निर्माण करना पड़ा। तो यहाँ की वहां की कहानी थी। उसके बाद से लगभग अलग अलग आयोग बनाया भारत ने, उसमें से धर कमीशन 1948 में एक आया, धर कमीशन। तो राज्य पुनर्गठन का पहला कमीशन हमने धर कमीशन बनाया। फिर जेवीपी कमीशन एक बनाया गया था, जेवीबी कमीशन, ये था दिसंबर 1948 में। तो जेवीपी मतलब जे से जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया, ये वही पट्टाभी सीतारमैया है। कभी आप कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरा अधिवेशन, ये सब के बारे में सुने होंगे। तो एक में जब महात्मा गांधी ने बोला कि भाई सुभाष चंद्र बोस के विरुद्ध में पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किया था कांग्रेस अध्यक्ष में, और उस समय सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे। लेकिन महात्मा गांधी के उम्मीदवार थे पट्टाभी सीतारमैया। फिर सुभाष चंद्र बोस ने बाद में इस्तीफा दे दिया, कहा कि गांधी जी चाहते हैं वही होगा और हम नहीं लेना चाहते। ये वही पट्टाभी सीतारमैया है, उनकी एक कमीशन बनाई गई। उसके बाद हम लोग फजल अली आयोग बनाए, फजल अली कमीशन, ये था दिसंबर 1953 में। तो ये 3 मुख्य कमीशन है राज्य पुनर्गठन आयोग में। मैं एक एक कमीशन में क्या महत्वपूर्ण बातें हुई उनको आपको बताने का प्रयास करता हूं, और उसको बताने के बाद हम अलग अलग राज्य किस किस ईस्वी में बने उसका भी एक बार एक नजर हम लोग ब्रीफ देखेंगे। और डिटेल में तो हर एक राज्य की अलग अलग कहानी है, तो बहुत छोटा बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मुझे तो इसके लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन मैं अभी आपको शॉर्ट में ही सही, लेकिन मैं हर चीज आपको बताने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। तो हम आगे आते हैं फिर, है ना। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग आयोग के कैसे कैसे आयोग ने क्या क्या सिफारिशें दी राज्य पुनर्गठन के लिए, उसको संक्षेप में ही सही लेकिन इसको जानते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो आया था धर आयोग, ये 1948 में। धर आयोग ने मुख्य बात ये कही कि राज्य का पुनर्गठन भाषाई आधार पर नहीं होना चाहिए बल्कि प्रशासनिक आधार पर होना चाहिए। यानी प्रशासन लोगों तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही, कितनी नजदीक में राजधानी हो कि नागरिकों को उनके मूलभूत सुविधाएं पहुंच पाए, ये आधार माना जाना चाहिए। ये कहना था धर आयोग का। एसके धर साहब जो जिसकी अध्यक्षता में आयोग की गई थी, एसके धर, उसकी ये सिफारिश थी। फिर हमने जेवीपी आयोग बनाया, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पोट्टी सीतारमैया। ये दिसंबर 1948 में। देखिए दक्षिण भारत में भाषाई आधार पर जोर शोर से आंदोलन चल रहा था कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए, और उसमें एक नेता थे, कांग्रेसी नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू।
वो भूख हड़ताल पर बैठ गए थे वहां दक्षिण इंडिया में कि हमें भाषाई तेलुगु भाषी राज्यों को अलग राज्य मद्रास से बनाया जाए, ये उनकी मांग थी। और लगभग उन्होंने 56 डेज यानी 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठ गए और दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। दक्षिण इंडिया से लेकर पूरा दिल्ली तक हड़कंप मच गया और इसकी नींव हिलने लगी पंडित नेहरू की, और पंडित नेहरू को मजबूरन ये भाषाई आधार पर तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके मद्रास प्रांत से ये आंध्र प्रदेश का निर्माण 1953 में करना पड़ा। और स्वतंत्र भारत में पहला राज्य पुनर्गठन आंध्र प्रदेश हुआ था, ये जीके में भी आता है। तो आंध्र प्रदेश 1953 में पहला राज्य था जिसको भाषाई आधार पर राज्य बनाया गया था। तो ये थी जेबीपी आयोग की सिफारिशें। और उसके बाद ये फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग में फजल अली साहब अध्यक्ष थे, उसके साथ और 2 लोग थे, जिसमें थे एक थे के.एम. पणिकर साहब, दूसरा थे एच.एन. कुंजरू। तो एच.एन. कुंजरू, के.एम. पणिकर और फजल अली, ये तीनों मिलकर एक आयोग का गठन किया गया दिसंबर 1953 में। और इनकी बहुत सारी सिफारिशें मानी गई और यही फजल अली आयोग ही है जिसके आधार पर किया जाता है राज्य का, नए राज्यों का निर्माण किया जाता है। उन्होंने मुख्य 3-4 बिंदु रखी। उन्होंने सिफारिश 1955 में उनकी सिफारिश सौंपा गया भारत सरकार को, जो फजल अली आयोग है। उन्होंने पहली बात यह कही कि राज्य पुनर्गठन करते टाइम आपको भारत की एकता अखंडता सुनिश्चित हो, इसका खास ख्याल रखा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि अलग राज्य बनाने के चक्कर में आप देश को ही सेपरेट कर रहे हो, इसका आप ध्यान रखें। इसमें राज्य की एकता, देश की एकता प्रमुखता होगी। दूसरी बात वो ये कहे कि भाषा मुख्य आधार होगी राज्य पुनर्गठन के लिए, कि जिस क्षेत्र में ज्यादा भाषा, जिस भाषा का मेजोरिटी होगी उसको एक अलग राज्य बनाया जा सकता है, उनका कहना था। लेकिन इसके साथ साथ प्रशासनिक दक्षता को भी हम लोग केंद्र में रखेंगे। वो कहे कि भाई जो भाषाई और सांस्कृतिक एकरूपता है उसका ध्यान तो रखेंगे ही, लेकिन एक राज्य एक भाषा नहीं होगा। यानी यदि बंगाल है तो बंगाल सिर्फ बंगालियों के लिए होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात सच है कि जहां बंगाली ज्यादा थे वहां वेस्ट बंगाल बनाया गया, जहां ओडिया बोलने वाले ज्यादा थे वहां ओडिशा बनाया गया। तो वहां अन्य भाषा बोलने वाले नागरिकों का भी वहां मुख्य योगदान होगा, उनकी समानता होगी वहां, और इस तरीका से नए राज्य बनाया जा सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि प्रशासनिक, वित्तीय व आर्थिक परिस्थितियों को भी खास ध्यान रखा जाना चाहिए नए राज्य पुनर्गठन करते टाइम। इन सारी सिफारिशों को वो सौंपते हुए उन्होंने 16 नए राज्य पुनर्गठन किया जाए, ये उन्होंने सिफारिश की 1953 में। और उसके साथ साथ 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने के लिए भी उन्होंने कहा, यानी 16 नए राज्य का निर्माण हो और 3 केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण हो। इन जो सिफारिशें हैं, जो आधार हैं, इन आधारों को मानते हुए ये उनकी सिफारिश थी। और 1956 में 1956 में इनके जो फजल अली आयोग के जो सिफारिश थे उसमें कुछ संशोधन करते हुए हमने लगभग सारी सिफारिशों को मान ली थी। और उसमें कुछ परिवर्तन करते हुए 1960 में, यानी 1 नवंबर 1960, 1 नवंबर 1960 में 16 नहीं बल्कि 14 नए राज्यों का निर्माण किया गया और 3 केंद्र शासित प्रदेश के जगह 6 केंद्र शासित प्रदेश भी नए बनाए गए। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि बंबई प्रांत, यानी बंबई और पंजाब प्रांत 1956 में भाषाई आधार पर नहीं हुआ विभाजन। बंबई और पंजाब प्रांत का विभाजन भाषाई आधार पर नहीं हुआ, बल्कि इनकी अलग कुछ कहानी है। 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, आप जानते होंगे। शास्त्री साहब, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद ये 1960 के आसपास, मैं आऊंगा उसको अलग अलग राज्य कब बना, उस समय पंजाब और हरियाणा को अलग करके, पंजाब हरियाणा अलग करके नए राज्य का गठन किया गया था। तो ये सभी आयोग के हमने सिफारिशों को बताया। अब हम आपको ले चलते हैं कि हर राज्य कब बना और अभी तक में कहाँ कैसे राज्यों की स्थिति है उसके समझ।